हेलो दोस्तों, वेलकम आवर चैनल श्योरअप। नाउ आज हम बात करेंगे रामसर साइट के बारे में। इसमें ये लेटेस्ट डेटा है, इसमें 42 रामसर साइटों को कवर किया गया है। ठीक है, तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रामसर साइट होती क्या है। आर्द्र भूमियाँ किसे कहते हैं? वेटलैंड, इनको वेटलैंड, नम भूमि या आर्द्र भूमि इनको बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है? यह एक गीला इलाका होता है। गीला इलाका होता है जैसे कि झील हो कोई, ठीक है ना। अब तो आर्द्रभूमि ऐसा भूभाग होता है, आर्द्रभूमि ऐसा भूभाग होता है जहाँ की प्रतंत्र का बड़ा हिस्सा हमेशा जल में डूबा रहता है। ऐसे क्षेत्रों में पेड़ पौधों का बाहुल्य होता है, मतलब काफी मात्रा में यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं और पेड़ पौधों की प्रजातियां बहुत स्पीसीज पाई जाती हैं। तो मतलब ये प्राकृतिक कैसे समृद्ध इलाके होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इन डायग्राम में देख सकते हैं, ये सारे क्या है? ये सारे आर्द्र भूमियां हैं। ठीक है, वेटलैंड। तो अब बात करते हैं, अ, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इनको सिर्फ एक ही नाम है, वो बोलते हैं दलदली भूमि। लेकिन इंग्लिश में इनको दो टाइप में जाना जाता है। जैसे कि एक को बोलते हैं स्वाम, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं मार्स। स्वाम होते वहाँ क्या होता है? वहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? स्वाम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे घास ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं मार्स वेटलैंड। ठीक है, ये क्या है? इसमें घास वाला इलाका ज्यादा होता है और यहाँ पे पेड़ पौधे की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन में क्या सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, तो वो क्या है? शाम में। ठीक है, मार्स का एग्जाम्पल, मार्स का जैसे कि मार्स जैसे कि सरसई है यूपी का, वो किसमें आता है? मार्स में आता है। अब बात करते हैं कि रामसर सम्मेलन क्या होता है। रामसर सम्मेलन, इसे द कन्वेंशन ऑफ द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रामसर सम्मेलन को कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस भी इसको बोला जाता है। यह 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था और 1975 में रामसर कन्वेंशन लागू हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये ईरान के शहर रामसर में। ये 1971 में एक सम्मेलन हुआ, किसके लिए? वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो ये वही सम्मेलन की याद में प्रत्येक साल अपन 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? वेटलैंड डे मनाते हैं। ठीक है, अब रामसर साइट होती क्या है? किसी भी आर्द्रभूमि स्थल को रामसर कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध किया गया हो। अगर कोई भी आर्द्रभूमि है जिसको रामसर साइट के रूप में सूचीबद्ध किया गया हो, जिसका उद्देश्य उसको संरक्षित करना, इसके प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, देखो रामसर साइट क्या होती है? जैसे कोई आर्द्रभूमि है, किसी मतलब गवर्नमेंट ने या किसी जो पार्टी है, उन्होंने कहा कि हमारा ये इलाका रामसर साइट डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, रामसर सम्मेलन प्रत्येक साल होता है। तो अगर वो रामसर साइट में अगर वो सूचीबद्ध हो जाता है, तो क्या उसके संरक्षित के लिए स्पेशल प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ के जो इकोनॉमिक कल्चर है उसका संरक्षण गवर्नमेंट और क्या बोलते हैं, इंटरनेशनली उसको संरक्षण मिलता है। ठीक है, क्या भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा है? भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस पे हस्ताक्षर किए। वर्तमान में भारत में कितनी साइट है? 42 रामसर साइट है। ठीक है, अगला स्लाइड पे चलते हैं। अब रामसर साइट खतरे में क्यों क्यों इनके संरक्षण की हमें जरूरत पड़ती? ऐसा क्या रीजन पड़ गया कि हमें इनके संरक्षण की जरूरत पड़ी? एक्चुअली क्या है कि जब मतलब बढ़ता हुआ प्रदूषण, आज के डेट में जो ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन है, या जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, या नदियों में जो अपशिष्ट बह रहे हैं ना, तो वो कहाँ पे, वो क्या कर रहे हैं? जो वेटलैंड के इलाके हैं उनको क्या कर रहे हैं? क्षति पहुंचा रहे हैं। दूसरा, बढ़ता शहरीकरण, मतलब इंक्रोचमेंट ऑफ, जैसे कोई जैसे कोई वेटलैंड है या आर्द्र भूमि है, तो वहां पे क्या है? शहरीकरण हो रहा है। इसका एक एग्जाम्पल है कलकत्ता में। कलकत्ता में एक आर्द्र भूमि है जिसको वो बोलते हैं ईस्ट कलकत्ता आर्द्र भूमि। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मतलब इतना इंक्रोचमेंट हो रहा है कि जो आर्द्र भूमि पूरे शहर के गंदे पानी को साफ करती थी, आज उसको खुद अपने मतलब अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे ही आर्द्रभूमि पे अतिक्रमण के कारण क्या होता जा रहा है? इनका क्षति पहुंच रही है। आर्द्रभूमियों के संरक्षण करना जरूरी क्यों है? यह बाढ़ को रोकते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि जैसे कि अभी तमिलनाडु में बाढ़ आई या केरल में बाढ़ आई,
तो क्या हो रहा है, जितने भी ये पानी के तालाब हैं या ये झीलें हैं, ये क्या है, ये पानी का एक संरक्षण करती है। कितना संरक्षण करती है, मतलब जैसे कोई बारिश होती है तो क्या होता है, इनमें इन तालाबों में आके पानी संरक्षित होता है और यह बारिश के पानी को सोख लेते हैं, जिससे क्या होता है, भूमि के जल तथा दूसरा रीजन ये है कि जिससे भूमि का जल स्तर बढ़ता है। जब वेटलैंड में पानी सोखेंगे तो वो पानी कहाँ जाएगा, जमीन के अंदर जाता है, और जमीन के अंदर जाएगा तो वाटर स्तर, जल स्तर क्या है, बढ़ेगा। यह लाखों करोड़ों लोगों को परोक्ष व अप्रोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करते हैं। कैसे, किसी भी वेटलैंड में सबसे अच्छे ये मत्स्य पालन के क्षेत्र होते हैं, यहाँ से मत्स्य पालन अच्छा होता है। दूसरा, यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूरिस्ट बढ़ते हैं। तीसरा, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कई जैसे कई मतलब जड़ी बूटियां और कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं और जैविक खाद मिलता है, जिसका उपयोग काय में करते हैं, पेट्रोलियम बनाने में, ठीक है। और जैविक विविधता तथा कई पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की यहाँ प्रजातियां पाई जाती हैं। मतलब यहाँ पे इतनी पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं कि ये सबसे समृद्ध इलाका होता है प्राकृतिक रूप से। यह उत्तम कार्बन स्टोरेज का होता है। सबसे बड़ा काम इसका क्या है, ये कार्बन को स्टोरेज करते हैं। कार्बन स्टोरेज ये कैसे करते हैं कि किसी भी वेटलैंड पे क्या होता है, वहाँ परत दर परत क्या होता है, परत दर परत क्या होता है, उस पे एक के ऊपर एक लेयर बनती जाती है। तो जो नीचे का जो इलाका है, या जैसे लकड़ी है या कोई अपशिष्ट है या पेड़ पत्तियों का कोई भी अपशिष्ट है, रॉ मटेरियल, तो वो क्या होता है, एक के ऊपर एक लेयर बना लेता है। लेयर जब बन जाती है तो जो नीचे का कार्बन होता है वो अपशिष्ट नहीं होता, वो वायुमंडल के कांटेक्ट में नहीं आता, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये क्या होता है, ये कार्बन स्टोरेज का कार्य करते हैं, ठीक है। रामसर साइट में शामिल होने के फायदे क्या हैं? रामसर साइट में शामिल होने के सबसे बड़े फायदे ये है कि उस जगह को एक संरक्षण मिलता है, ठीक है। संरक्षण के प्रयासों में बढ़ोतरी होती है, तो नेशनली और इंटरनेशनली सहयोग भी बनता है। जैसे काफी रिसर्च होती है, जो वैज्ञानिक हैं उनको बढ़ावा मिलता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सहयोग मिलता है। तो इससे उस क्षेत्र के जो विकास में एक नई भूमिका बनती है, ठीक है। पीटलैंड क्या होता है, जो अब मैं बात कर रहा था, पीटलैंड ये वेटलैंड ही होते हैं जब पशु पक्षियों को बीट तथा पेड़ पौधों और पत्तियों एक स्थान पर जमा हो जाता है, तो ये परत दर परत जमा लेती है, इसका वेक्टर नहीं होता। वेक्टर नहीं होता, जैसे देखो ये लेयर बनी है, अब यहाँ ये अपशिष्ट कोई उठाने वाला तो है नहीं, इसके ऊपर जो अगला अपशिष्ट होगा वो लेयर दर लेयर बनता जाएगा, ठीक है। जब लेयर दर लेयर बनता जाएगा तो जो नीचे का लेयर है उसको वायुमंडल के कांटेक्ट में नहीं आएगी। जब वो वायुमंडल के कांटेक्ट में नहीं आती है तो क्या होता है कि वो अपना जो अंदर कार्बन है उसका उत्सर्जन नहीं करती। जब वो कार्बन उत्सर्जित नहीं होता है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो जिसके जिसके कारण वायुमंडल में कार्बन का उत्सर्जन नहीं हो पाता। तो ये पीटलैंड क्या होते हैं, वेटलैंड ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे वीट वगैरह जो है वो कार्बन में कन्वर्ट नहीं होती है। अब पीटलैंड के फायदे, पीटलैंड क्या है, दुनिया का ये मात्र 3% इलाका है क्या, वेटलैंड, ठीक है। लेकिन ये दुनिया की कितनी 40% कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, संरक्षित कंजर्व करते हैं, ठीक है। 40% कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ये संरक्षित करते हैं। और दूसरा, ये कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। कार्बन सिंक, अब यहाँ इतने पेड़ पौधे और प्रजातियां पाई जाती हैं, तो क्या होता है, जब इतने पेड़ पौधे होंगे, इतने मतलब घनिष्ठ पेड़ पौधे होंगे, तो वो क्या ऑक्सीजन का उत्सर्जन करेंगे। तो ये लाखों करोड़ों लोगों की ऑक्सीजन का सोर्स है क्या, पीटलैंड या वेटलैंड, ठीक है। ये लाखों करोड़ों लोगों को क्या देते हैं, ऑक्सीजन। तो ये कार्बन सिंक है और ऑक्सीजन उत्सर्जक भी है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष हम 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 1971 में ईरान के शहर रामसर में क्या हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। तो तभी से हम, और ये हमने 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाना कब स्टार्ट किया था, ये 1997 में हमने ये स्टार्ट किया था। अब भारत की बात करते हैं। भारत में अभी तक 42 रामसर साइट हो चुकी है, ठीक है। उन 42 रामसर साइट के बारे में हम बात करेंगे, कौन सी रामसर साइट कहाँ पर है, ठीक है। ये लेटेस्ट डाटा है मई का। अभी जो मतलब कितनी है रामसर साइट, वो 42 है। चलो अब बात करते हैं, सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पर है, यूपी में। तो यूपी से स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं नवाबगंज। नवाबगंज पंछी अभयारण्य, ये कहाँ है, उन्नाव में है, ठीक है।
नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, इसका नाम क्या है, चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, जो क्या हमारे महान शहीद भगत सिंह महान शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर इसका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य नाम पड़ा। उसके बाद है सरसई नवर झील। सरसई नवर झील कहाँ पर है? सरसई नवर झील ये क्या है, इटावा के पास है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे चंबल नदी और तुम्हारी जमुना नदी मिलती है, उसके पास कौन सी है, सरसई नवल झील है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऊपरी गंगा। ऊपरी गंगा नदी ये कहाँ पे, ये गंगा नदी पे। ऊपरी गंगा नदी ये कहाँ है, विजय घाट से नरोगा घाट तक है। ठीक है, यहाँ डॉल्फिन और मगरमच्छ मिलते हैं। यहाँ पे क्या मिलता है, डॉल्फिन मिलते हैं और मगरमच्छ मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं सैंडी, उसके बाद आते हैं सैंडी पक्षी अभ्यारण्य। तो हम बात कर रहे थे सैंडी पक्षी अभ्यारण्य की। सैंडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये हमारा हरदोई। ये इसको दहर झील भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, दहर झील। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन पार्वती अभ्यारण्य। पार्वती अभ्यारण्य, आरगा पक्षी अभ्यारण्य, इसको आगरा नहीं, इसको आरगा पक्षी अभ्यारण्य बोलते हैं। ये पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये पार्वती ये कांडा जिले में है। ठीक है, कहाँ पर है, कांडा जिले में। ये कैसा है, ऑक्स लेक है, मतलब गोकुर झील पर बना हुआ ये क्या है, ये वेटलैंड है। ठीक है, उसके बाद आते हैं समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। उसके बाद कौन सा है अपना, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है? ये रायबरेली, ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में। उसके बाद एक बचता है सुर सरोवर। सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, हमारे यूपी में वेटलैंड है, कितने, 8। उसके बाद सेकंड नंबर पे कहाँ है, यूपी में, कितने, 6। तो अब बात करते हैं यूपी के। यूपी में 6 हैं। कौन कौन से हैं, केशवपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व, ब्यास संरक्षण रिजर्व, नांगल वन जीव अभ्यारण्य, रोपड़ वेटलैंड, हरिके वेटलैंड और कंजरी वेटलैंड। अब इसके बारे में, लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ है इनकी लोकेशन। इसके बाद बात करते हैं हम कंजरी वेटलैंड। कंजरी वेटलैंड कहाँ पर है, ये हमारा कपूरथला पे ब्यास नदी के पास है। ठीक है, कपूरथला पे ब्यास नदी के पास। उसके बाद आते हैं हरिके वेटलैंड। हरिके वेटलैंड कहाँ है, ये भी ब्यास नदी पे और सतलुज नदी के संगम पे है। ठीक है, ये कहाँ पे, ब्यास नदी और सतलुज नदी के संगम पे कौन सा है, हरिके वेटलैंड है। उसके बाद आते हैं नागल वन जीव अभ्यारण्य। नागल वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये नागल बांध पे, वाकड़ा नागल बांध है ना, उसको ही क्या बोलते हैं, नागल वन जीव अभ्यारण्य बोलते हैं। उसके बाद आते हैं कौन सा है, केशवपुर मियाँ। केशवपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व। ये ये क्या है, केशवपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व है। ये भी एक वेटलैंड इलाका है। ठीक है, उसके बाद आते हैं व्यास संरक्षण रिजर्व। ठीक है, व्यास संरक्षण रिजर्व और एक है छठवा रोपड़ वेटलैंड। ये कहाँ है, ये भी सतलज नदी पर है, कहाँ, पंजाब में। उसके बाद आप बात करते हैं केरल में। केरल में 3 है, एक वेम्बनाड, अष्टमुडी और सासनाथ कोट्टा झील। अब देखो केरल में 3 साइड है, ठीक है ना। वेम्बनाड झील ये कहाँ है, वेम्बनाड झील ये वही है, यहाँ पे नेहरू गेट बोट रेस होती है, कांची बंदरगाह इसी के किनारे पर। ठीक है, इसके वेम्बनाड झील के पास। ठीक है, उसके बाद आते हैं अष्टमुडी झील कोल्लम। ये कहाँ पे है, कोल्लम में। इसका नाम क्या है, इसका नाम अष्टमुडी क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ये जो झील है वो 8 मोड़ों से बनी है, तो इसका नाम है अष्टमुडी। ठीक है, उसके बाद आते हैं सातनाम कोट्टा झील। यह सातनाम मंदिर के पास स्थित है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सातनाम कोट्टा झील पड़ा। और ये भी केरल में तीनों वेटलैंड है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश, वो महाराष्ट्र और गुजरात के। महाराष्ट्र और गुजरात में, गुजरात में एक है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, और महाराष्ट्र में कौन सी है, लोनार झील और नंदुरमन महेश्वर। देखो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो, वो कहाँ पर है, ये गुजरात में है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भी बोलते हैं, ये अहमदाबाद के पास स्थित है। कहाँ पर है, अहमदाबाद के पास स्थित है, कौन सा, नल सरोवर। उसके बाद आते हैं मद महेश्वर, नंदुर मंद महेश्वर। महाराष्ट्र में अभी तक एक यही थी, 2020 में कौन सी बनी, लोनार झील भी बनी। तो नंदुर मंद महेश्वर क्या है, ये पक्षी विहार है, ये महाराष्ट्र का पहला वेटलैंड था। ठीक है, ये महाराष्ट्र का पहला वेटलैंड है, जो महाराष्ट्र को कब, ये फरवरी में मिला था। और ये उसके बाद लेटेस्ट अभी ये 2021 में लोनार झील मिला है। ये नासिक की गोदावरी नदी पर है, कौन सा, नंदुरमंद महेश्वर। लोनार झील ये वही झील है, इसको गोपुर झील, इसको क्या बोलते हैं, लोनार झील को। देखो जब कोई ज्वालामुखी से झील बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर झील बोलते हैं। ठीक है, तो लोनार झील कैसी है, क्रेटर झील है। ठीक है,
तो ये 2021 में नया वेटलैंड बना था, किसका? महाराष्ट्र का। तो अब महाराष्ट्र में कितने? 2 वेटलैंड। इसके बाद हम बात करेंगे कहाँ की? मध्य प्रदेश की और राजस्थान की। मध्य प्रदेश में कितनी? एक है, जो है भोजताल वेटलैंड। ये कहाँ है? ये भोपाल में है। राजा भोज के नाम पे इसका क्या पड़ा? भोजताल वेटलैंड पड़ा, ठीक है। यहाँ पे कौन सी? कोलांस नदी पे ये बना है, कौन सा? भोजताल वेटलैंड। उसके बाद आते हैं राजस्थान। राजस्थान में दो है, एक तो सांवर झील और दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव कहाँ है? ये भरतपुर। भरतपुर में। ये एक ऐसा, मतलब केवलादेव कहाँ पे है? ये भरतपुर में है, ठीक है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, कौन सा? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। ये सुन दो है, जो क्या है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन सी है? एक तो केवलादेव है और दूसरा कौन सा है? सुंदरवन। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल वेटलैंड है, ठीक है। उसके बाद ये इसका एक और रिकॉर्ड है, क्या? ये मॉन्ट्रियास के रिकॉर्ड में शामिल है, ठीक है। कौन सा? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पे पिछली साल ये न्यूज में रहा था, कब? 2000। पिछली साल ये न्यूज में क्यों रहा था? यहाँ करीबन 20-25 हजार जो पक्षी थे वो मारे गए थे। क्यों मारे गए थे? बोटिलिशियम जहर की वजह से, ठीक है। इस झील में क्या हो गया? एक जहर बन गया था, उसका नाम है बोटिलिशियम जहर की वजह से, ठीक है। उसके बाद आता है कौन सा है? राजस्थान की एक दूसरी झील है, उसका नाम है शावर झील। ये अब किसके लिए फेमस है? ये नमक के लिए फेमस है। यहाँ पे भारत का 8% नमक बनता है इस झील के पास। कितना? 8% नमक बनता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भारत की दो झीलें शामिल है, एक तो केवल, दूसरी लोकटक, ठीक है, जो मणिपुर में है। तो ये केस में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, क्योंकि इनके संरक्षण के लिए आजकल ज्यादा जरूरत है, उनको किसमें रखा जाता है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। और ये कहाँ पे है? ये कनाडा का शहर है, ठीक है। मॉन्ट्रियस स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मॉन्ट्रियस सम्मेलन हुआ था, तो ये उसके लिए फेमस है। उसके बाद आते हैं, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की और तमिलनाडु की। इनमें एक एक है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमरी वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। या फ्लेमिंगो पक्षी बहुत पाए जाते हैं, कौन से? फ्लेमिंगो पक्षी बहुत पाए जाते हैं। यह सबसे खूबसूरत वेटलैंड में आता है इंडिया के। या कृष्णा और वेस्ट गोदावरी के डेल्टा के पास ये है, ठीक है। कृष्णा और वेस्ट गोदावरी के। उसके बाद आते हैं पॉइंट कैलिमरी वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य। ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है ब्लैक बक के लिए, ठीक है। ब्लैक बक के लिए फेमस है। ब्लैक बक कहाँ कहाँ का पक्षी, मतलब नेशनल एनिमल है? ये है हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश का नेशनल एनिमल एनिमल है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये है कौन सी? नागपट्टनम जिले में, तमिलनाडु में। उसके बाद आते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? तीन हैं। एक तो होकेरा वेटलैंड, बुलर झील, सुरिसार मानसर झील। और लद्दाख में कौन से हैं? त्यो मोरोरी और त्योकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ये 2021 में अभी लेटेस्ट सबसे यही बना है, ठीक है। अब बात करते हैं होकेरो वेटलैंड की। होकेरो वेटलैंड श्रीनगर के पास है, किसके? झेलम नदी पे है ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं बुलर झील। ये मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, बुलर झील। यह भी कौन सी? झेलम नदी पे है, कहाँ पे? बांदीपुर जिले में, ठीक है। उसके बाद आते हैं सुरिनसार मानसर झील। सुरिनसार मानसर झील कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद लद्दाख में आते हैं त्यो मुरोरी। त्यो मुरोरी यह लद्दाख में काफी ठंडी झील है। यह चेंगडांग पठार पर स्थित है, कौन से? चेंगडांग पठार पर स्थित है। यह पेंगसोंग सो, मतलब पेंगसोंग सो जो झील है ना, इसका उसके पास ही है। उसका दो बटे, मतलब जो दो तिहाई हिस्सा है वो किसके पास है? चीन के पास है। इवन जो पिछले साल न्यूज में रहा था इंडियन सैनिकों की वजह से, ठीक है, ये जगह काफी। तो ये क्या है? और 1/3 भारत के पास है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब लेटेस्ट जो बनी है त्योकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ये एक्चुअली दो झीलों का संगम है, मतलब दो झीलों का, एक तो त्योकर और इसके पास एक है, दोनों का मिला के बनाई गई है। तो इसको, ये लेटेस्ट बनी है 2021 में। ये कहाँ पे? लद्दाख में। उसके बाद आते हैं अब वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। वेस्ट बंगाल में दो है, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड और सुंदरबन वेटलैंड। पूर्वी कोलकाता वेटलैंड, इस वेटलैंड की मतलब खासियत ये है या खूबसूरती ये है कि ये पूरे कोलकाता का जो अपशिष्ट जल आता है, मतलब यूज यूज वाटर आता है, वो यहाँ पे क्या होता है? क्लीन हो जाता है। मतलब ये नेचुरली क्लीन करता है, ठीक है ना।
यहाँ पे कोई क्या है, ये वेटलैंड उस पानी को, गंदे पानी को, जो अपशिष्ट जल आता है उसको क्लीन कर देता है, तो ये अपने आप में सुर्खियों में रहता है। लेकिन आजकल ये सुर्खियों में किस वजह से, आजकल ये सुर्खियों में इस वजह से क्योंकि इसका इंक्रोचमेंट होता जा रहा है, मतलब कलकत्ता शहर बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे बस्तियां आती जा रही हैं और इस वेटलैंड को मतलब क्षति पहुंच रही है। उसके बाद आते हैं सुंदरवन वेटलैंड। सुंदरवन वेटलैंड ये सुंदरी वृक्ष के लिए फेमस है, ठीक है। और सुंदरवन वेटलैंड ये क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बाद आते हैं भीतरकनिका और चिल्का झील। ये दोनों कहाँ है, उड़ीसा में। ये दोनों चिल्का लेक की खूबसूरत खासियत तो आपको पता ही है, ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद आते हैं भीतरकनिका मैंग्रोव। भीतरकनिका यह ब्राह्मणी और बैतरणी नदी के पास है, कहाँ पर, उड़ीसा, सॉरी। उसके बाद हम बात करते हैं असम, मणिपुर और त्रिपुरा। असम में कौन सी है, एक है गहरा झील। गहरा झील कहाँ पे है? ये है कमरूप जिला में, ठीक है। कमरूप जिला असम में कौन सी है, गहरा झील है। उसके बाद आते हैं मणिपुर में। मणिपुर में कौन सी, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पे, मणिपुर में है। ये तैरती हुई झील है, ठीक है। मतलब ये झील क्या है, तैरती हुई झील है, ठीक है। यहाँ पे भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है, किवलम जाओ। किवलम जाओ नेशनल पार्क इसी के अंदर है। उसके बाद ये पूरे नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, कौन सी, लोकटक झील। उसके बाद आते हैं रुद्र सागर झील। रुद्र सागर झील कहाँ पर है, ये तुम्हारी है त्रिपुरा में। रुद्र सागर झील, यहाँ जो ये रुद्र सागर झील पे आप देख रहे हैं, ये नीर महल बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम हिमाचल प्रदेश में, बात करते हैं। यहाँ पे पोंगवांग झील है, चंद्रताल झील है और रेणुका झील है। पोंगवांग झील, इसका एक और नाम है, पोंगवांग झील का एक और नाम वो क्या है, महाराणा प्रताप सागर झील भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये कौन सी, ब्यास नदी पर है। उसके बाद आते हैं चंद्रताल, ये लाहौल स्पीति के पास है, चंद्रताल, ठीक है, लाहौल स्पीति के पास है। उसके बाद आते हैं रेणुका झील। रेणुका झील, यहाँ रेणुका मंदिर है, जहाँ हर साल मेला लगता है, तो ये रेणुका झील किसके पास है, रेणुका मंदिर के पास। उसके बाद आते हैं बिहार और उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक है, उसका नाम है आसन बैराज, और बिहार में एक है, उसका नाम है कंवर झील, ठीक है। ये भी गोकुल झील है। गोकुल झील पता है, जब कोई नदी क्या होता है, अपना ना जो विसर्पाकार गति के कारण मतलब एक गोकुल नुमा आकृति बना लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्स या गोकुल झील बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे सभी 42 वेटलैंड हो गए, ठीक है, आर्द्र भूमियां। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।